डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो इंग्लिश का पेपर हुआ 2023 का, इस पेपर को पूरा हल सहित हम लोग समझते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। जरूर आपके परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए बेनिफिट होगा। पूरे क्वेश्चन पेपर को हल सहित हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, इस प्रारंभ में इंस्ट्रक्शन दिया गया है इंग्लिश क्लास 11th के यह पेपर प्रारंभ में ये नोट दिया गया है कि ये जो पूरा पेपर है ये आपके 4 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल है और सेक्शन बी राइटिंग स्किल है। सेक्शन सी जो इसमें है वो ग्रामिकल है और सेक्शन डी आपके लिटरेचर पर आधारित है, जिसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल है, यहाँ पर देखें क्या दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे लिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये अनसीन पैसेज होते हैं और इसी पैसेज में से आपको आंसर मिलाने पड़ते हैं। देखिए दिया है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रातः काल जागता है तो उसके लिए ये जो है ना, उसका जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है और वो उसका पूरा दिन खुशियों से भरा होता है। जितना जल्दी आप जग जाते हैं प्रातः काल, आपको यह स्वास्थ्य और खुशियों की तरफ लेकर के जाता है। द मैन हु राइजेज लेट, और ऐसे व्यक्ति जो कि लेट से जागते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। दिन भर बहुत व्यस्त होते हैं और उनका बहुत कम आराम उन्हें मिलता है। एनी वन हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल लेट आवर इन द इवनिंग। यदि कोई व्यक्ति देर से जागे तो उसको देर शाम तक कार्य करने पड़ते हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। ही हैज़ टू गो विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज, और इस परिणाम में क्या होता है कि वो शाम का व्यायाम भी नहीं कर पाता। विच इज़ सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज ए गुड रिजल्ट्स, और परिणाम में होता है कि जितना भी प्रयास करता है उसके प्रयासों में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता एज कंपैरिजन देन अर्लियर राइजर, जो कि प्रातः काल जग जाता है उसकी तुलना में। तो ये इस तरह से पैसेज दिया है, आगे लिया है कि यदि आप प्रातः काल जागते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, एडवांटेज मिलता है इसका प्रातः काल जागने से। सुबह की फ्रेश हवा, वायु और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। यहाँ पर आगे दिया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रात को कार्य करूँ, रात को कार्य करने से शांति होती है, मिडनाइट में काम करने से हम अच्छे से कार्य कर पाते हैं। इस तरह से ये पूरा पैसेज दिया गया है और इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देखें। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। तो इसका आप प्रातः काल यदि जगते हैं तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होता है, हेल्थफुल रहते हैं। तो इसका आंसर इसी में मिल जा रहा है। यहाँ पर देखें, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जितना जल्दी आप प्रातः काल जग जाते हैं उतना ही अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए भी होता है और आपके तमाम जो कार्य होते हैं आपकी खुशियों के लिए अच्छा होता है। तो इसका आंसर आप वही लिखेंगे, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये हमेशा खुशियों और स्वास्थ्य की तरफ, आपको प्रसन्नता की तरफ लेकर के जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। बी वाला क्या दिया कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि एक इनके कहने का आशय है कि कुछ लोग ये मध्य रात्रि को कार्य क्यों करना पसंद करते हैं, अर्थात कार्य को करते हैं कुछ थिंकरों के मुताबिक। तो इसका आंसर यही होगा कि सम थिंकर्स से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कहने का आशय है कि कुछ लोग मध्य रात्रि को कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त शांति होती है, खामोशी होती है, अच्छा कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या दिया गया है। तीसरा दिया कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो यदि मध्य रात्रि तक काम करेंगे तो सुबह जल्दी नहीं जाग पाएंगे, ये आपके लिए हानिकारक होगा, डिसएडवांटेज होगा। सम थिंकर्स से दैट वी कैन नॉट टेक फ्रेश एयर एंड मॉर्निंग वॉक। आप देर रात तक जागते रहेंगे तो सुबह जग नहीं पाएंगे और क्या परिणाम होगा कि आपको फ्रेश हवा सुबह की नहीं मिल पाएगा और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर डी का, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइसी। नॉइसी का अपोजिट पूछ रहा है। नॉइस माने होता है शोरगुल, तो इसका अपोजिट होगा क्वाइट होगा। और अगला पूछा कि गिव द साइनोनिम ऑफ सेवरल। सेवरल का यहाँ पर साइनोनिम पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो सेवरल माने होता है मेनी, अनेकों। करेक्ट, इसका आंसर आप देख लेंगे। अब देखिए जो सेक्शन बी है, राइटिंग स्किल है, यह भी कोई अनसीन पैसेज दे करके आपको नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि नोट मेकिंग टाइप के क्वेश्चन है। दूसरा का ए देखें, यहाँ पर दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द एबो पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग सुटेबल हेडिंग एंड सब हेडिंग। और जो बी वाला पूछा है दूसरे का बी, राइट अ समरी ऑफ द एबो पैसेज। उपयुक्त पैसेज का आपको समरी लिखना है इंग्लिश में। तो देखिए नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप पूरे पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद नोट मेकिंग का मतलब होता है कि ये जो पूरा पैसेज दिया गया है उसका टाइटल क्या है, वो किस शीर्षक पर आधारित है। इसके बाद उसमें छोटी छोटी हेडिंग दे, सब टाइटल दे, सब टाइटल दे करके उसके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त लिखें। करेक्ट, ये आपका हो जाता है नोट मेकिंग। और सेकेंडली ये हो जाता है कि पूरे पैसेज को पढ़ करके उसके आंसर को आप संक्षिप्त में उसके समरी को लिखें। तो देखिए इस पैसेज में करा कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव नॉलेज। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, केवल ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। दीज पीपल वांट टू स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स बट एड टू देयर नॉलेज। तो ऐसे लोगों का ये मानना है कि स्टूडेंटों को किताबें पढ़ना चाहिए, उनको सिर्फ ज्ञान और ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अदर बिलीव दैट द नॉलेज एलोन इज नॉट एनफ। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये ज्ञान ही प्राप्त कर लेना शिक्षा होता नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच एनेबल अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। के ऐसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके अपने जो है जीवनोपार्जन हेतु कुछ धन अर्जित करें, कमाएं, यही शिक्षा है। सच पीपुल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो इस प्रकार के लोगों का मानना है कि ब्रेड माने यहीं रुपए पैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। स्टिल अदर बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोलली एट द मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट्स। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ज्ञान, ये शिक्षा जो होता है, ये अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्तों का निर्माण करता है। इस तरह से पूरा पैसेज है, आप पढ़ लेंगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द एबोव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग सुटेबल हेडिंग एंड सब हेडिंग। इस प्रकार से हमें नोट तैयार करना पड़ता है। तो पूरा मोटा यदि आप पैसेज को देखें तो इसका जो टाइटल होगा, टाइटल में आप देंगे एम ऑफ एजुकेशन, माने शिक्षा के उद्देश्य की बात इसमें किया जा रहा है। अब इसमें सब हेडिंग, छोटा उप हेडिंग देंगे इसमें। तो पहला देखिए इस पर आधारित हमने दिया है कि एम ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का क्या उद्देश्य? ज्ञान प्राप्त कराना। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक मैन नॉलेज। और सेकेंडली इसमें जो एक शब्द आया है ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका आप हेडिंग टाइप का दे करके लिख देंगे कि आज ब्रेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जीवन में। इट इज़ नॉट राइट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी सर्वाइव लाइफ। जरूर जीवन तो इसे बचाया जा सकता है, बट नॉलेज इज नेसेसिटी टू लिव वेल। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जीवन को बहुत संवारती है, चलाती है अच्छे से। और अगला हेडिंग दे गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट्स, माने ये जो शिक्षा होती है ये अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त का फॉर्म करती है, मेक करती है, निर्माण करती है। इस तरह से हमें नोट मेकिंग तैयार करना पड़ता है। अगला जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि समरी ऑफ द एबोव पैसेज। आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और उसका संक्षिप्त रूपरेखा क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट एम्स फॉर एजुकेशन, माने अलग अलग लोग शिक्षा के प्रति अलग अलग उनकी विचारधारा होती है, अलग अलग लोगों का उद्देश्य होता है। और सम थिंग्स एजुकेशन मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग सोचते हैं कि एजुकेशन का मतलब होता है लिविंग माने जीविकोपार्जन करना। फॉर सम इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन ब्रेड, कुछ लोगों के लिए ब्रेड की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है ब्रेड की तुलना में। बट इन रियल गुड एजुकेशन मेक्स अ मैन नॉलेजेबल कैपेबल ऑफ अर्निंग लिविंग एंड पैट्रियट्स। लेकिन शिक्षा का जो मुख्य जो एम होता है, अर्थात जो रियल गुड एजुकेशन है, वो ज्ञान तो प्राप्त कराती है, साथ ही साथ हमारे अपने
जीवन को अर्निंग के योग्य भी बनाती है और देशभक्तों का भी निर्माण करती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, राइट एन आर्टिकल एसे ऑन योर ओन वर्ड्स। अब यहाँ से आर्टिकल यानी एक लेख टाइप का आता है या निबंध टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए तीनों जो दिया गया है इस पेपर में आया हुआ है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, पोल्यूशन प्रॉब्लम और वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर के आपको करने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तैयार कर लें और हमारे चैनल पर पूरे क्वेश्चन इस तरह से बताए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इंग्लिश क्लास 11th का एक प्लेलिस्ट बना है, उस पर जाकर के इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसको हमने अपने चैनल पर भी कवर किया है, यहाँ पर भी बता रहे हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देते हैं, हेडिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि आवर कंट्री फेसेस प्रॉब्लम्स टुडे, मेनी प्रॉब्लम्स टुडे, बट द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट टुडे। लेकिन ये जो पॉपुलेशन का समस्या है सबसे बड़ी ये काज है। हालांकि हमारे देशों में बहुत सी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, लेकिन ये बिगेस्ट कॉज है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है टुडे। इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूली डे बाई डे, लगातार बढ़ रही है। इट्स ग्राफ इंडिकेट्स टू डेंजर, इसका जो ग्राफ है ये हमेशा खतरे को सूचित करता है। अब दूसरा हेडिंग देंगे, रीजन ऑफ ग्रोथ, बढ़ने का क्या कारण है जनसंख्या। देयर आर मेनी रीजन टू ओवर पॉपुलेशन इज इन आवर कंट्री, हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ने के बहुत से रीजन है। अर्ली मैरिज इज वन ऑफ द बिगेस्ट काज फॉर दिस प्रॉब्लम्स, इस समस्या के लिए जो अर्ली माने उसको हम कहें कि बाल विवाह, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट काज है टुडे। इट इज अ ब्लाइंड ट्रस्ट इन आवर सोसाइटी दैट चिल्ड्रेन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, और हमारे समाज में ये भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि ये जो पुत्र होते हैं, संतानें होती हैं, ये भगवान के उपहार होते हैं। इंडिया इज हार्ड कंट्री सो नेचुरली आवर बर्थ रेट इज हाई, और हमारे देश में, हमारे भारत में यहाँ की जो जलवायु है थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है यहाँ का, इसलिए यह भी जन्म के लिए काफ़ी उत्तरदायी होता है। एंड नेक्स्ट होता है कि नॉन एजुकेशन के चलते भी यहाँ की जो है जनसंख्या बढ़ती है, और आजकल जो मेडिसिन फैसिलिटी है वो डेथ रेट को काफ़ी कम कर दिया है, यह भी एक रीजन बन सकता है। अगला हेडिंग देंगे, इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन का क्या प्रभाव है। आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, देखिए वही चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग हाईली, बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है। आवर लैंड इज फर्दर डिवाइडिंग इनटू लिटिल पार्ट्स, द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग। तो हमारी जो खेती है छोटे छोटे भागों में बढ़ रही, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे परिवार में, हमारे घरों में द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, और वनस्पतियाँ, जंगल गायब हो रहे हैं। वही चीज़ बताया गया, जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ रहती है, प्लेटफार्म पर, रेलवे ट्रेन में, बसेस में। आगे फोर्थ है कि स्टेप्स टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और कम से कम ओनली 1 or 2 चाइल्ड इज वेरी नीड, नॉट मोर देन दिस, इससे और अधिक नहीं। और गवर्नमेंट भी इस तरफ कदम बढ़ा रही है। और यहाँ आगे कंक्लूजन टाइप का आप बनाते हैं और इसमें लिखते हैं पूरे का जो सार होता है संक्षिप्त रूप में कि लो पॉपुलेशन इज वेरी नेसेसिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कम जनसंख्या ही हमारे देश के विकास के लिए अति उत्तम होती है। और फैमिली प्लानिंग इज ओनली वन वे टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फैमिली प्लानिंग, कम जनसंख्या नियंत्रण ही हमारे देश के पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकता है। और लिटिल फैमिली इज प्रॉस्परस फैमिली, और जो संयुक्त और छोटा परिवार जो होता है वो एक सुखी परिवार माना जाता है, सुखी परिवार होता है, प्रॉस्पेरस होता है। और इस प्रकार से हम लोगों को निबंध तैयार करना पड़ता है, आर्टिकल तैयार करना पड़ता है। दूसरा वाला देखें, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करवाया है अपने चैनल पर, यहाँ भी दिया गया है, देख लें। आज यह एक बर्निंग प्रॉब्लम बन गया है, ज्वलंत समस्या बन गई है पोल्यूशन प्रॉब्लम का। और ये जो काइंड्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन होते हैं, नॉइज पोल्यूशन होते हैं, सॉइल पोल्यूशन होते हैं, सबका डिटेल में आप देख लेंगे। हमने अच्छे से बताया किस प्रकार से आज हमारी जो जल है जिसको हम पीते हैं, प्राण है, वह किस प्रकार से प्रदूषित होती जा रही है, कितना फर्टिलाइजर और कीटनाशक पदार्थ इसमें छोड़े जा रहे हैं। और वही बात करें प्राणवायु का, एयर पोल्यूशन की बात करें तो आज हर कोई इससे ग्रसित है, लंग्स की तमाम बीमारियां। और नॉइस पोल्यूशन तो हमारे माने स्मरण शक्ति को ही कम कर दिया है और बेचैनी उत्पन्न कर दे रहा है। और वही सॉइल पोल्यूशन, ये जहर हम लोग लगातार अपने पौधों, पेड़ पौधों, फसलों के माध्यम से, साग सब्जियों के माध्यम से अपने अंदर ले रहे हैं, फिर तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं। और इनसे छुटकारा पाना है तो बहुत आवश्यक है इन पर निजात पाना, इनको अपने हद में रखना, कंट्रोल में करना।
और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी, और इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए जिससे कि इनको न फैलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट अ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ये संपूर्ण क्वेश्चन हमारे चैनल पर भी कवर किए गए हैं। आप यहाँ पर एडिटर को, एक जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, समाचार पत्र का जो प्रकाशक होता है, उसको पत्र लिखिए, उस पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखें। इसमें यही कहा जा रहा है कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में जो विद्युत की सप्लाई होती है बहुत ही बैड कंडीशन में है और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप उस एडिटर को न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने उस पत्र को छपवाइए जिससे उच्च अधिकारियों तक आपकी बातें पहुँचे। और ऑप्शनल है, अथवा आप डीएम को एक कंप्लेंट लेटर लिखें, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे होते हैं और लोग लाउड स्पीकर तेजी से बजा रहे होते हैं अपने फंक्शनों पर। तो समाचार पत्र के प्रकाशक को न्यूज़पेपर को किस प्रकार से आप लेटर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि टू द एडिटर, दैनिक जागरण लखनऊ। आप अपने एरिया लोकेशन में आप इनका स्थान और प्लेस का नाम चेंज कर सकते हैं। सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, मैं अधिकारियों का, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके टेंशन को, उनके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं आपके इस समाचार पत्र के माध्यम से, दैट देयर आर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हम जहां रह रहे हैं हमारे लोकेलिटी में विद्युत की बहुत ही बैड कंडीशन है, बार बार कटती है। और द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बिगन, और बच्चों के जो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हैं स्टूडेंटों के, और द स्टूडेंट्स एंड द पीपल फील ग्रेट ट्रबल, बहुत ही समस्या महसूस करते हैं। सो आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर सो दैट अथॉरिटीज मे रियलाइज आवर डिफिकल्टीज एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस मैटर योर फेथफुली, माने कि इस मामले में जो उच्च अधिकारी हैं ये आवश्यक कदम उठाएं। ठीक है, इस तरह से आपको पत्र को लिखना पड़ता है। वही जो सेकेंडली दिया है कि लाउड स्पीकर के संदर्भ में आप डीएम को शिकायती पत्र लिखें, वह भी इसी तरह से आप लिखेंगे, टू द डीएम, अब सब्जेक्ट लिख देंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉट ब्लोइंग लाउड स्पीकर, माने तेजी से जोर से लाउड स्पीकर न बजाने के संदर्भ में। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द डीजे साउंड एंड लाउड स्पीकर न्यूसेंस, ये तमाम प्रकार की जो डीजे साउंड और लाउड स्पीकर जैसी चीज़ें बजाई जाती हैं उनके संदर्भ में मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। योर आवर बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन प्रोग्रेस, द डीजे लाउड स्पीकर ब्लो वेरी लाउड इन माई लोकेलिटी ऑन मैरिज सेरेमनी एंड अदर फंक्शन, यही बात किया जा रहा है कि चाहे मैरिज सेरेमनी हो चाहे अदर फंक्शन हो, हमारे आसपास जो लाउड स्पीकर होते हैं तेज़ी से बजाए जाते हैं जिससे हम लोगों को डिस्टरबेंस होती है। और यहाँ छात्र तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ जो आसपास पड़ोस के लोग हैं वो भी रात्रि को नहीं सो पाते, इसलिए आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट सम सुटेबल स्टेप्स टू रिस्ट्रिक्ट दिस प्रॉब्लम सो दैट आई कुड प्रिपेयर माई एग्जाम प्रॉपरली, इस तरह से आपको पत्र लिखने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आइए। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी ग्रामर क्वेश्चन शुरू होता है, 28 मार्क के दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये, चेंज एनीवन इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला वाला दिया है कि द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हटा करके आस्क्ड करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच यदि क्वेश्चन मार्क से प्रारंभ होता है तो इन्हीं कंजक्शनों का प्रयोग करते हैं और टेंशनों में टेंस जो होते हैं उनमें बदलाव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। और दूसरा है कि रेखा सेड टू मी आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, यह असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर साइड टू को हटा करके टोल्ड कर देंगे। और आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि रेखा के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रेखा टोल्ड मी दैट सी वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे के आंसर को भी देख लें, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। ये 5वां का ए है। इसके बाद आइए 5वां का बी वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपको कंबाइन करना है, सिंथेसिस करना है, 2 नंबर का है, 2 दिया है, 2 में से कोई एक करना है। पहला दिया है कि इट वाज कोल्ड नो वन वेंट आउट, ये सिंपल सेंटेंस में बदलना है, इट वाज कोल्ड। देखिए यहाँ पे जो दोनों वाक्य हैं और दोनों वाक्य में से जो पहला वाक्य है इसके सब्जेक्ट के बाद यदि बीइंग सहायक क्रिया लगे, बी के बाद बी जो वर्ब होता है वाज वेयर या आपके इज आर एम,
तो इस प्रकार के यदि आपकी सहायक क्रिया प्रयोग किया गया है कर्ता के बाद, तो यहाँ पर हम लोग जब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं तो वाज को हटा करके बीइंग कर दिया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ये जो एडजेक्टिव है, फिर अर्धविराम लगा करके सेकंड वाक्य को जोड़ दिया जाता है। पूरा हमने अपने चैनल पर कवर किया है ग्रामर का, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इट बीइंग कोल्ड नो वन वेंट आउट, ये आपका सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। और दूसर का वाला दिया है कि आई बाट अ मोबाइल इट वॉज कॉस्टली। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग हूँ, हाउ, वेयर, विच को भी जोड़ करके बना दिया जाता है। तो आई बाट अ मोबाइल इट वॉज कॉस्टली क्या हो जाएगा, आई बाट अ मोबाइल विच वॉज कॉस्टली। अब चूंकि देखिए निर्जीव चीज़ होती है वहाँ पर विच का प्रयोग किया जाता है, और यही यदि सजीव होता तो वहाँ पर बीच में हम लोग हूँ लगा करके इसको जोड़ देते। इसके भी आंसर को देख लें, हमने कवर किया है। ये पहला है, पांचवा का बी का फर्स्ट है और ये सेकेंड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर एक वाक्य से दूसरे वाक्य में यहाँ पर परिवर्तन करना है। पहला वाला दिया है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। फर्स्ट दिया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। यहाँ पर जानते ही हैं कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है, इसको आप कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो बेटर हो जाएगा। और सेकेंडली क्या है, इट इज़ वेरी फाइन पिक्चर, इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बदलना है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए क्या होता है, अब इसमें सूचक वाक्य इसको बोलते हैं। तो एक्सक्लामेटरी में बदलने के लिए यहाँ पर जो वेरी होता है, वेरी को हटाते हैं और व्हाट या हाउ इस तरह का वर्ड वाक्य के प्रारंभ में भी कर दिया जाता है। और इट इज को यहाँ से जो सब्जेक्ट में इट इज है, इसको लास्ट में सब्जेक्ट में ले जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों में हम लोग व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट ए, और उसके बाद एडजेक्टिव फाइन का प्रयोग करेंगे इसमें, व्हाट ए फाइन पिक्चर इट इज, लास्ट में ले जाएंगे और आगे संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। इसके आंसर को भी चेक कर ले, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है दोनों का आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन डी वाला क्या दिया है, ग्रामर का पांचवें का डी दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग होता है, इनको शुद्ध करना था। यू आर जूनियर देन मी, यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ड आता है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, तो उसके बाद देन का प्रयोग नहीं होता बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है, टी ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू आर जूनियर टू मी। और सेकंड दिया है कि आई, ही एंड यू आर फर्स्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन भी यूज किया गया, थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन प्रयोग किया गया है। तो ऐसे वाक्य जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्रयोग किए गए हों तो उन्हें 231 के क्रम में लगाया जाता है। 231 का मतलब 2 का मतलब सेकंड पर्सन, फिर 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन को बाद में लगाते हैं। यानी कि पहले सेकंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई आर फर्स्ट फ्रेंड। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, इस तरह से इसके आंसर को आप बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ई वाला क्या है, गिव द साइनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिलाइट और सेक्रेट पूछ रहा था, इसका क्या हो, साइनोनिम पूछ रहा है। साइनोनिम माने पर्यायवाची शब्द। तो डिलाइट माने देखिए प्रसन्नता होता है, हैप्पीनेस लिख दीजिए, प्लीसेंट लिख दीजिए, जॉय लिख दीजिए। सेक्रेट माने होता है, दूसरा वाक्य सेक्रेट है, सेक्रेट माने पवित्र होता है, इसका होली लिख दीजिए, पायस लिख दीजिए, इसके आंसर हो जाएंगे। और एफ वाला क्या दिया है कि गिव द एंटोनिम्स, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपसे। इम्पोर्ट है, पहला वाक्य इम्पोर्ट है, दूसरा रा है। इम्पोर्ट माने होता है देखिए आयात, एक्सपोर्ट माने होता है निर्यात करना, ठीक है। रा मीन्स होता है कच्चा, और इसका विलोम शब्द राइप मीन्स हो जाएगा पक्का, ठीक है। इस तरह से जी वाला क्या दिया कि यूज द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेज। अब इडियम मुहावरे और वाक्यांश होते हैं, अब इनको हम लोगों को यूज करना होता है। पहला वाला दिया है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। और दूसरा दिया है गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाना। बैग एंड बैगेज, इसका जब वाक्य प्रयोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी लेफ्ट आवर विलेज बैग एंड बैग। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, एक बार आना चाहिए। हमने अपने गाँव को बोरिया बिस्तर के साथ ही छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। दूसरा गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाना। वी शुड गेट रीड ऑफ स्मोकिंग, हमें धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन एच वाला क्या दिया है, ये 5वां का एच,
यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन योर वन सेंटेंस। अब यहाँ पर होमोफोन्स माने एक जैसे स्वर वाले होते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। वेन, VAIN, वेन माने होता है कोई चीज़ व्यर्थ हो जाना। और VEIN, वेन माने क्या होता है? वेन माने हमारे जो शरीर की नसें होती हैं, नसें। तो वेन का क्या बोलेंगे? आई वॉकड ऑल डे इन वेन। और दूसरा नीचे वाला वेन क्या हो जाएगा? द ब्लड रन्स इन आवर वेन्स, जो रक्त होती है हमारे वेन्स में, नसों में दौड़ती है। जिसको आप लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए दिया है कि ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ लिख सकता है, तो उसको तो लिटरेट बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं, लिटरेट। और ए मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो एक ऐसी दवा जो कि जहर को मार देती है, जहर के खिलाफ अपना प्रभाव छोड़ती है, उसको बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट जहर मारने की दवा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या इस पेपर में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखिए यहाँ से दिया है हम सब भारत के नागरिक हैं, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा लिखा है कि भारत हमारी मातृभूमि है, इंडिया इज आवर मदरलैंड। अगला दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। यानी कि इसका हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस ऑल आर द डियर चिल्ड्रेन ऑफ भारत माता। अगला है कि हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वी लव आवर मदरलैंड। नेक्स्ट दिया है हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया, हमें याद रखना चाहिए। यानी वी शुड रिमेंबर दैट इननुमरेबल, असंख्य, इननुमरेबल पीपुल हैव सेक्रीफाइस्ड देमसेल्फ इन द डिफेंस ऑफ द मदरलैंड, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए। अब जो यहाँ से शुरू होता है सेक्शन डी, लिटरेचर, आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री पर आधारित। 7वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। देखिए 2 दिया है, 2 में से एक करना है। ये वाला दिया कि व्हाई डिड टूट्स बॉडी अंडर गो सिटी स्कैन, व्हाट रिजल्ट डिड इट इल्ड। तो ये आपका जो क्वेश्चन है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज से दिया गया है, और ये पूछ रहा है कि जो टूट्स का बॉडी था, शव था, उसको सीटी स्कैन के लिए क्यों लाया गया और उसका क्या रिजल्ट निकला आखिरकार जब सीटी स्कैन हुआ। तो आप लोगों को पता है कि जो टूट है, ये सारे क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप इंग्लिश क्लास 11th के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि जो टूट था वो आपका जो है ना टीनेगर में, यानी किशोरावस्था में ही वो मर गया था। बहुत ही विषम परिस्थिति थी, वह अपने परिवार का जो है बहुत ही अंतिम शासक था, और उसका मरना एक मिस्ट्री था, रहस्यमय ढंग से परिपूर्ण था। टूट वाज ए लास्ट हेयर टीनेगर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली, हिज डेथ वाज फुल ऑफ मिस्ट्री, सम पीपुल वेयर डाउटिंग दैट ही वाज मर्डर्ड। कुछ लोगों का ये शंका था कि उसकी हत्या किए गया है। तो इन्हीं सब जांच के लिए उसके शरीर को जो है 1922 में जो हावर्ड कार्टर थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया, उसके बॉडी को वहाँ से मिस्र से निकाला था, उसके मम्मी उसके रेस्टिंग प्लेस से, उसके कब्र से। तो उसको डायरेक्ट सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया। आखिर उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। जो सीटी स्कैन मशीन थी वो बहुत ही अच्छे से उसको जांचा परखा, और उसके हड्डियों का, उसके वर्टिब्रेट का, उसके स्कल का बड़ी अच्छा सा फिगर निकाला, जो कि ये प्रूफ कर दिया कि उसका मर्डर जैसी कोई बात नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से स्वतः मरा था। तब जाकर के संतुष्ट लोग हुए। और अगला क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ संसोई। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया है। संसोई का मतलब है, वहाँ पर उसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि माउंटेन और वाटर का मतलब, माउंटेन और वाटर से इसका अर्थ लिया जाता है। माउंटेन को बताया गया कि किस प्रकार से लंबवत वर्टिकल खड़ा होता है आकाश में, अस्थायी होता है, शुष्क होता है। जबकि वाटर को नम बताया गया, कुल बताया गया, धरती पर पड़ा रहता है, शीतल बताया गया। माउंटेन के लिए यंग का दर्जा दिया गया, वहीं वाटर के लिए इन का दर्जा दिया गया।
क्वेश्चन नंबर देखिए 8th क्या दिया, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। यहाँ से आपको 60 क्वेश्चन दिया गया आपके प्रोज से। देखिए, व्हाट डू वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। हमें भारत में और अधिक वृक्ष लगाने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। तो वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इन इंडिया लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन पर ईयर। तो हर वर्ष इतनी 3.7 मिलियन के रेट से वृक्ष की लगातार कटाव हो रही है, जो हमारे आंकड़े बताते हैं। और आज हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमें भारत में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की ज़रूरत है। इसके आंसर को आप हमारे चैनल पर जाकर के चेक कर लें। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप। तो यह जो क्वेश्चन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर से दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आया हुआ है। देखें कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की जो लहर थी उस सीप से, उस जहाज़ से टकराई, जिस सीप से, बोट से वह जो आथर्स थे, नरेटर्स थे, जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे दुनिया का बाई समुद्री मार्ग के द्वारा। तो ए वेव लाइक नो अदर एपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, एक ऐसी वेव जो कि अन्यों की तुलना में थोड़ा सा अलग हटके था, ऐसी वेव ही नहीं आई थी। परफेक्टली वर्टिकल, पूरी लंबवत में, और अन्य जो वेव लहरें आती हैं उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस, लगभग दुगनी ऊंचाई में आया और आ करके उस डेक से बड़े ही भयंकर ढंग से टकरा गया, शीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह। तो ये आपके पोइट्री का, आपके प्रोज का, खास करके प्रोज का जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। कौन सा वो पल होता था जो कि खुशवंत सिंह जो उस चैप्टर के ऑथर थे, उनकी जो ग्रैंड मदर हुआ करती थी, उनके लिए काफ़ी प्रसन्नदायक टाइम होता था। कौन सा वो पल होता था? तो वो शाम का जो पल होता था, जिस समय वो बरामदा में बैठ जाती थी और तमाम प्रकार के पक्षियों को खाना खिलाती थी। एट इवनिंग टाइम व्हेन ग्रैंड मदर सैट इन द बरामदा एंड सी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती थी उन रोटियों के टुकड़ों को। एंड देन हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, तब सैकड़ों सैकड़ों पक्षी उनके आसपास जाकर के एकत्रित हो जाती थी। चर्पिंग, सम बर्ड्स पर्च्ड ऑन हर लेग्स एंड अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके पैर पर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी, और ये पल उनके लिए हैप्पीएस्ट हुआ करता था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके पोइट्री से आया हुआ है, रीड द गिवन इंस्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। ये जो पोयम है लेबरनम टॉप का है, आपके पोयम का। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह जो गोल्डफिंच पक्षी है वो उस लेबरनम यानी अमलतास के वृक्ष पर आती है, उसमें उसका घोंसला भी होता है, और जैसे ही आती है पूरा जो पेड़ का है कंपित हो उठता है, शोरगुल से भर जाता है, वहाँ पर एक कोलाहल सा मच जाता है। उसी को बोला इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, माने ये जो पौधा है उसके परिवार का इंजन है, यानी एक इंजन की तरह वहाँ पर शोरगुल उत्पन्न होता है। और यह जो पक्षी, गोल्डफिंच पक्षी आती है, उस पर बैठती है, उसको धधका देती है, उसको स्टोक्स कर देती है, उसको तीव्र गति में ला देती है, वहाँ पर भड़का देती है। इसके बाद देन फ्लिट्स आउट अ ब्रांच ऑफ इंड, अब उड़ करके एक शाखा पर जाकर बैठ जाती है, और शोविंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने उस धारीदार मुखौटे को प्रदर्शित करती है, दिखाती है, जो उसकी पहचान होती है। फिर एक ईरी डेलिकेट, एक विचित्र कोमल सीटी सी आवाज़, फुसफुसाहट की आवाज़ करती हुई लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स इन्फिनाइट, उस अनंत आकाश में गोता लगाती है, चली जाती है, और फिर से जो लेबरनम है सब साइड्स माने शांत और रिक्त हो जाता है। अब क्वेश्चन देखे दिया गया कि राइट द टाइटल एंड द पोएट नेम। तो टाइटल क्या होगा? द लेबरनम टॉप होगा, और इसके पोएम कौन है? टेड हजेस है, टेड हजेस। बी वाला क्या देगा? व्हाई हैज़ द ट्री बीन कॉल्ड इंजन ऑफ हर फैमिली। तो इस वृक्ष को उसके परिवार का इंजन क्यों कहा गया? क्योंकि गोल्डफिंच पक्षी जैसे ही आती है वहाँ पर एक शोरगुल उत्पन्न हो जाता है, एक मशीन जैसी चीज़ वहाँ पर, उसके जो बच्चे होते हैं उसके घोंसले में, वो भी तेज गति से चिल्लाने लगते हैं। सी स्टोक्स इट फूल, तो इसीलिए इसको इंजन का दर्जा दिया गया। तीसरा क्या बोला गया है क्वेश्चन में?
व्हाट टाइप ऑफ साउंड डज द गोल्डफिंच में, किस प्रकार की साउंड ये लोग उत्पन्न करती हैं पक्षियाँ। तो विस्टल चिर्रप, विस्परिंग फुसफुसाहट, और ये चूं चहचहाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है सीटी जैसी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूज द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये फोटोग्राफ और चाइल्डहुड दोनों हमने कवर किया है, दोनों के सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट कर ले, चैनल पर पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपके सप्लीमेंट्री का पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो अबाउट द मिसेस डार्लिंग एंड द एड्रेस वेयर शी लिव्ड। तो जो कथाकार हैं मार्गमेनको हैं, वो किस प्रकार से अवगत होती, कैसे वो पता चलता है श्रीमती डार्लिंग का पता, जहाँ पर उसकी मदर पहले रहा करती थी विश्व युद्ध से पहले, लेकिन जैसे ही वार छिड़ा वहाँ से ये लोग चले आए, उनकी जो बिलोंगिंग वस्तुएं थी वहीं पर छूट गई, या तो इसके आंसर को हमने अपने चैनल पर कवर किया है, आप अच्छे से जा करके चेक कर लें। उसमें बताया गया है कि ये जो मार्गमेनको हैं, नरेटर हैं, वो जब अपने घर पर रह रही थी, तो उनकी मदर एक दिन बताई थी कि देखो वह पता है जो मार्कोनी स्ट्रीट 46 है, वहीं पर हमारी बिलोंगिंग्स है, वस्तुएं हैं, जाओ वहाँ पर मिसेस डार्लिंग रहती हैं, जा करके आप देख सकती हो हमारे तमाम उस जमाने की जो वस्तुएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या आया हुआ है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिसेस एनी पियर्सन। ये मदर्स डे चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सप्लीमेंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पता है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिसेस एनी पियर्सन, उसमें जो एनी पियर्सन हैं उनसे आप किस प्रकार से प्रभावित हैं, उनके कैरेक्टर से। तो हम उनके कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा मच अफेक्टेड हैं, मच इम्प्रेस्ड हैं, प्रभावित हैं, क्योंकि मिसेस एनी पियर्सन जो थी वो पूरा नाटक इन्हीं पर आधारित है, और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका एक मदर की भूमिका निभाती हैं, और वहाँ पर एक वाइफ की भी भूमिका निभाती हैं। उस परिवार में उनका जो है अच्छे से मान सम्मान नहीं होता है। उनके पति जॉर्ज बेतुका और उनके जो पुत्र पुत्रियां हैं साइरल और डोरिस, ये भी मनमाने करते हैं, यानी कि उनका घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, दिन दिन भर काम करती हैं, अपने परिवार वालों से वो तंग आ चुकी हैं। फिर वो मदद लेती हैं अपने पड़ोसी फिट्जराल्ड का, जिनकी मदद से आत्माओं का आदान प्रदान करते हैं, और अपने उस परिवार वालों को अच्छा सा सबक सिखाती है और पटरी पर लाती है। पूरे क्वेश्चन को हमने चैनल पर कवर किया है, जाकर के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां क्या दिया गया है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। ए वाला क्वेश्चन दिया कि हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हर सेल्फ अबाउट रंगा। ये रंगा मैरिज चैप्टर का क्वेश्चन है इसमें। तो उसमें जो बूढ़ी औरत थी, वो रंगा जब बेंगलोर से पढ़ाई करके वापस लौटता है तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जुट जाती है उसके दरवाजे पर। उसी में से एक बूढ़ी औरत थी, वो किस प्रकार से जाकर के संतुष्ट हुई, तो वहाँ पर वो जो बूढ़ी औरत थी उस रंगा के चेहरे चेस्ट पर, उसके सीने के आसपास अपने हाथ को फेरती है और चेक करती है, तो वहाँ पर पाती है कि उसके गले में जो जनेऊर था वो अब भी है। अर्थात वो अंदाज लगा ले कि ये जो लड़का है ना, अपनी धर्म जाति संस्कृति नहीं भूला है, अर्थात वही रंगा है जो पहले हुआ करता था। इस प्रकार से वो संतुष्ट होकर के वहाँ से वो जो औरत है वापस आ गई। और बी वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एल्बर्ट फील मिजरेबल, व्हाई डिड एल्बर्ट फील मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन से है, और अल्बर्ट आइंस्टीन एक शरारती लड़का उनके टीचर के नज़रिए से था, और टीचर उसको नापसंद करते थे, उसको स्कूल से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि जो अल्बर्ट था वो जो भी क्वेश्चन था वो सीधे पुटअप करता था अपने टीचर के सामने। वो कहता था कि कोई चीज़ रटना वो शिक्षा नहीं होता, बल्कि विचारों का महत्व होता है। आप क्या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, लर्निंग इज नॉट एजुकेशन बट आइडियाज इज इम्पॉर्टेंट। तो इस सेंटेंस में जब ये बोला था तो उसके टीचर नाराज हुए और स्कूल से उसको दंड दिया गया कि तुम्हें पुनः एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी होगी, लेना होगा। और इसी में उसे काफ़ी मिजरेबल महसूस हुआ, और वो नहीं चाहता था कि मैं इस हेटफुल प्लेस पर फिर से जाऊं। सो थैंक्स।